जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF CDS पर। दोस्तों आज हम लोग यहां देखने वाले हैं CDS एग्ज़ाम 1 2024 में आए ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस का डायरेक्ट सोर्स। दोस्तों आपको मैंने जब भी कोई सोर्स वीडियो दिखाई है तो वहां पर मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं आपको NCERT से टू द पॉइंट कहीं से भी कोई सोर्स अगर दिया गया है तो वो आपको दिखाऊं। पर मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है दोस्तों कि इस बार का CDS 1 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डायरेक्ट NCERT से दिखा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस बार UPSC ने चीज़ों को डायरेक्टली ना पूछकर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर पूछा है। पर फिर भी मैं आपको इधर उधर से कोशिश करके थोड़ी सी हिंट के साथ PYQ का सपोर्ट लेकर NCERT के कुछ स्टेटमेंट को उठाकर मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग कुछ क्वेश्चनों को कर सकते थे। दोस्तों यहाँ इस एनालिसिस के थ्रू मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि पेपर इजी आया था। मैं अगर इस पेपर के बारे में 2 लाइन कहूँ दोस्तों तो अभी तक का CDS का सबसे डिफिकल्ट पेपर अगर कोई कहा जा सकता है तो वो यही है, क्योंकि सर पूरा एनालिसिस करते हुए मुझे 2 दिन लग गया पर चीज़ों का पता ही नहीं लग रहा कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है, पूछने के पीछे कारण क्या है। देखो अनाप शनाप सोर्स तो हम बहुत लाके यहाँ पर रख सकते हैं, बहुत सारे रीजंस भी बता सकते हैं कि ये कारण हो सकता है वो कारण हो सकता है, बट कोई चीज़ को पढ़ने के पीछे एक सटीक कारण होना बहुत ज़रूरी है। और वो सटीक कारण यहाँ पर जो क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं उनके पीछे देख पाना बहुत ही मुश्किल है। पर जैसे तैसे सही दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपके सामने डायरेक्ट सोर्स का वीडियो लेकर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले का केमिस्ट्री का एनालिसिस वीडियो आपने देख लिया होगा। आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। उसमें एक क्वेश्चन था जहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल को लेकर आप में से कई सारे बच्चों को इशू हुआ। हाँ दोस्तों वहाँ पर म्यूऑन करके एक पार्टिकल था, वो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल था, तो उसका आंसर जो है 1 2 3 4 ऑल करेक्ट होगा। वहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैंने सिर्फ NCERT में ही फोकस किया था, उस टर्म को जो है रिसर्च नहीं किया था, तो इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा और उस एनालिसिस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस समय CDS में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं और हमें कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज हम लोग देखते हैं हमारे ज्योग्राफी के एनालिसिस को, समझते हैं यहाँ पर कि कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए आगे फ्यूचर के लिए और किस तरीके से CDS में हमें ज्योग्राफी में चेंजेस देखने को मिले। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड। आपके CDS एग्जाम में क्लाउड को लेकर बहुत समय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। पीछे CDS के आप 2-3 साल के पेपर उठाकर देखेंगे क्लाउड का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी क्लाउड से क्वेश्चन आया है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है, बस अगर यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक छोटी सी हिंट का आइडिया है तो आप इसे बहुत इजीली कर लेंगे। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताऊंगा दोस्तों, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, हाई थिन पफी व्हाइट क्लाउड ऑफ आइस क्रिस्टल दैट लुक लाइक रिपल्स। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का। सेकंड कह रहा है कि दे अपीयर बिटवीन 20,000 फीट एंड 40,000 फीट अबव द अर्थ सरफेस। दोस्तों पहला दूसरा स्टेटमेंट से हमें ये तो बात पता लग गई कि ये जो क्लाउड है वो बहुत ही हाई है। ठीक है, वो बहुत ही हाई है। अब अगर हाई क्लाउड की बात करें तो आपकी NCERT में क्लासिफिकेशन कर रखा है क्लाउड को 3 तरीके से, एक बहुत ही हाई क्लाउड, एक मिडिल क्लाउड और एक लो क्लाउड। तो दोस्तों जब हाई क्लाउड की बात होती है तो वहां पर 2 टाइप के क्लाउड का जिक्र वहां पर किया जाता है, एक है सिर्रोस्ट्रेटस, दूसरा है सिर्रोक्यूमुलस। यहां पर जो ऑल्टो स्ट्रेटस देख रहे हैं दोस्तों, ऑल्टो में जो वर्ड है ऑल्टो, इसका मतलब वो दोस्तों मिडिल। तो यहां पर ये जो ऑल्टो टर्म है, यहां पर जो ऑल्टो ऑप्शन है दोस्तों, ऑल्टो स्ट्रेटस और ऑल्टो क्यूमुलस, ये आपके मिडिल क्लाउड को शो कर रहे हैं। तो आपका यहां पर अगर मैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करता हूं दोस्तों तो A ऑप्शन और C ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहां पर बात हो रही है ऑल्टो की और ऑल्टो हमारा मिडिल टाइप ऑफ क्लाउड होता है। अब बात है सिर्रोस्ट्रेटस और सिर्रोक्यूमुलस। अब दोस्तों सिर्रो तो यहां पर हाइट को दर्शा रहा है कि भाई ये बहुत ऊपर की हाइट के क्लाउड है। ठीक है, जो कि यहां पर मेंशन भी किया हुआ है इनके नंबर से और इनके बात से।
अब यहां पर हमें बताना है कि वो स्ट्रेटस क्लाउड है या क्यूमुलस क्लाउड है। तो ये समझने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटस का क्या मतलब होता है क्लाउड में और क्यूमुलस का क्या मतलब होता है। तो ये दोनों ना अपनी एक शेप को दर्शाते हैं दोस्तों। स्ट्रेटस दर्शाता है स्ट्रेट, जहां पर स्ट्रेट टाइप ऑफ क्लाउड, लेयर्ड। स्ट्रेट का मतलब क्या है, देखो इसके नाम में ही चीजों को डिफाइन किया हुआ है। स्ट्रेटस यानी कि स्ट्रेट यानी कि लेयर्ड क्लाउड, ठीक है, यहां पर लेयर्ड क्लाउड की बात हो रही है। फिर यहां पर जब क्यूमुलस क्लाउड की बात हो रही है तो दोस्तों ये पफी, थिन, वुल टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं। इसीलिए यहां पर जो आपको मेंशन किया है हाई, थिन, पफी, व्हाइट क्लाउड, सर इसको पूरी तरीके से डिफाइन करता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सिर्रो क्यूमुलस। मैंने आपको क्लियर कर दिया, ऑल्टो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्रो स्ट्रेटस और सिर्रो क्यूमुलस में हमारा सिर्रो क्यूमुलस आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका टर्म है क्यूमुलस, सर ये क्यूमुलस का मतलब ही होता है पफी टाइप ऑफ क्लाउड, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है दोस्तों। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके पहले और दूसरा ऑप्शन से इस क्वेश्चन के आंसर तक आप आ सकते थे। अब मान लीजिए कि आपको ये सारी चीजें भी नहीं पता है, बट आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया है। पीवाईक्यू क्या कह रहा है दोस्तों, आपने अगर ध्यान दिया होगा एनडीए के 2012 के एक पेपर में क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैक्रियल स्काई इज एसोसिएटेड विद विच क्लाउड टाइप, कौन से क्लाउड टाइप के साथ मैक्रियल स्काई एसोसिएटेड है। तो यहां पर ऑप्शन है क्यूमुलोनिम्बस, स्ट्रेटोनिम्बस, ऑल्टो क्यूमुलस, सिर्रो क्यूमुलस। दोस्तों इसका राइट आंसर यूपीएससी ने उस समय दिया था सिर्रो क्यूमुलस। मैक्रियल स्काई एनडीए 2012 का क्वेश्चन है, सिर्रो क्यूमुलस। हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में हमने इसे आपको प्रोवाइड कराया था, ये फोटो वहां पर प्रॉपर इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे सीडीएस 2024 के जो स्टेटमेंट 3 है उसमें क्या कह रहा है, क्लाउड का क्लासिफिकेशन यहां पर बता रहा है कि वन ऑफ इट्स टाइप इज कॉल्ड मैक्रियल स्काई। अब अगर मैक्रियल स्काई मैंने यहां पर देखा एनडीए 2012 में, मेरा आंसर सिर्रो क्यूमुलस था, तो दोस्तों यहां पर भी आंसर सिर्रो क्यूमुलस होने वाला है। क्लियर है यहां पर, यह बात आपको समझ में आई? ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका डी होगा। मैंने आपको एक तरीका एनसीईआरटी के थ्रू बताया, एनसीईआरटी में जो नॉलेज गिवन है, और दूसरा तरीका आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोर्स से मैंने बताया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे पकड़ने की, चाहे वो पीवाईक्यू से हो, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, कि आखिर मैं उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकता था। क्वेश्चन देखिए, बेशक पीवाईक्यू से है, बेशक एनसीईआरटी से है, बट मैं इसे आसान बिल्कुल नहीं कहूंगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि ऑन विच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे नंबर 2 सिचुएटेड। सर इसे आप कह सकते हैं कि इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी के बिल्कुल डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट मैं दिखाता हूं आपको। वाटरवे नंबर 2 आपका क्लास 12th की बुक है, आपका यहां पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पेज नंबर है दोस्तों 119, और यहां पर एक नेशनल वाटरवे की पूरी एक टेबल दी हुई है, जिसमें नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5 सारे डिस्क्राइब किए हुए हैं, उनका स्ट्रेच और उनका स्पेसिफिकेशन। तो हमसे यहां पर नेशनल वाटरवे 2 के बारे में पूछ रहा है, जो कि आपका सदिया और धुबरी स्ट्रेच पर बना हुआ है। ठीक है, सदिया और धुबरी स्ट्रेच। अब आप यहां पर देखेंगे ए में आपका वो नहीं मेंशन है, ए में हल्दिया और प्रयागराज है, बी में आपका कोट्टापुरम और कोल्लम है, तो ये भी हट गया। सी ऑप्शन, सी में आपका ब्रह्मपुत्र और सदिया धुबरी। राइट आंसर आपका सी हो जाता है यहां पर, और आपका डायरेक्ट सोर्स आपकी एनसीईआरटी की क्लास 12th की पेज नंबर 119 पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पेज। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ क्लास 12 से पूछा है, मैं आपको दिखाता हूं, ये क्लास 10th में लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पेज 85। सर यहां पर भी आपका एक लाइन यहां पर मेंशन है, मतलब जितने भी हाईवे हैं आपके नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4 यहां पर भी मेंशन किए हुए हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड धुबरी नेशनल वाटरवे नंबर 2। सर यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट हम नहीं कह सकते हैं, और न्यूज़पेपर में भी आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो ये क्वेश्चन एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, जो कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब ये भी दोस्तों बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पहला रीजन क्यों डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट सोर्स एनसीईआरटी से पूछा है। मैं आपको दिखाता हूं, आपकी क्लास 12th चैप्टर 5 लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर के पेज 41 में आपको कल्चरेबल वेस्टलैंड की एक डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि एनी लैंड विच इज लेफ्ट फैलो अनकल्टिवेबल फॉर मोर देन 5 ईयर्स। ईयर याद रखिएगा, क्योंकि यही यहां पर कैच है। तो 5 ईयर्स यहां पर कह रहा है। अब पहले स्टेटमेंट में देखेंगे 4 ईयर है, तो ये गलत हो गया।
बी में कह रहा है 2 ईयर, गलत है। सी में कह रहा है 1 ईयर, गलत है। डी में कह रहा है 5 ईयर। तो आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब देखो आप ये भी कह सकते हो कि सर क्लास 12th क्लास 11th में बहुत सारा मटेरियल है, हमें आइडिया कैसे लगे कि कौन सी चीज को ज्यादा समय देना है, कौन सी चीज को कम समय देना है। देखो दोस्तों, पढ़ना तो सब कुछ है, पर कुछ चीज हमेशा ऐसी होती है जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होता है, और कुछ ऐसी होती है जिसको कई बार इग्नोर भी कर दिया जाता है। अब जैसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, ठीक है, आप में से हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको पहले ना पढ़ा हो, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पर ऑलरेडी एनडीए सीडीएस दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये आप जो नीचे देख रहे हैं ना, नेट एरिया सोन, फेलो अदर देन करंट फेलो, सर इन पर ही क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसके ऊपर से अगर एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया तो सर बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको ये चीज तैयार नहीं थी, आपको ये चीज तैयार करनी जरूरी थी। कल्चरेबल वेस्टलैंड से क्वेश्चन जो आया है इसे हम डिफिकल्ट कैटेगरी में बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, देखो यार, आपका जो अब एग्जाम का लेवल है, इस लेवल को देखते हुए अगर आपकी एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपने उसे नहीं पढ़ा है और आप उसे अगर डिफिकल्ट कह रहे हो तो चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। यार पहले ही हमारा एग्जाम का जो पेपर लेवल है वो डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, क्वेश्चंस काफी सारे अब आउट ऑफ द बॉक्स पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारे गिने चुने एनसीईआरटी के कहीं कहीं से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वो गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वही हमारी मदद करेंगे हमारी कट ऑफ को क्रॉस करने में। ठीक है, तो ये 89 का सोर्स आपने देख लिया, डायरेक्ट एनसीईआरटी है। अभी तक मैं आपको जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूं सारे एनसीईआरटी से दिखा रहा हूं, या फिर पीवाईक्यू के सोर्स को इस्तेमाल करते हुए। सेम उसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो यहां पर दो चीजों की आपको समझ होनी चाहिए, दो चीजों के बारे में कह रहा है, एक है एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा है आपका लीनियर वेलोसिटी। ये दो चीजों के बारे में आपको यहां पर आइडिया होना चाहिए। कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज द सेम व्हाइल लीनियर वेलोसिटी वेरीज। एंगुलर वेलोसिटी जो है अर्थ सरफेस पर सेम होती है, लीनियर वेलोसिटी वेरी करती है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेगा। एनडीए 2022 में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 117 सेट ए है, जहां पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इज कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहां पर आंसर जो है डी है। ये तीनों स्टेटमेंट आप अपने आगे की स्टडी के लिए देख लेंगे, मेरे लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जरूरी है, मैं आपको वो दिखा रहा हूं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर ये करेक्ट हो जाता है, हमारा सीडीएस 1/2024 को जस्टिफाई कर दे रहा है। ठीक है, ये वाला ही स्टेटमेंट हमारा यहां पर देखने को मिल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी हर एक लोकेशन पर सेम होगी, ठीक है, कांस्टेंट होगी, यहां पर मेंशन भी किया हुआ है। अब बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल। कह रहा है कि भाई जो लीनियर वेलोसिटी है वो इक्वेटर पर ज्यादा है और पोल्स पर कम है। अब इसे कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? सर देखिए, आपके ही एनडीए के 2022 के पेपर में एक और क्वेश्चन आता है लीनियर वेलोसिटी पर। यहां पर क्या है कि एग्जाम्पल दे दिए, आपको लोकेशन दे दी, युगांडा, रशिया, स्पेन, स्वीडिश, और कह रहा है कि कहां पर जो लीनियर वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ना यहां पर, जब अगर आपने इस चीज का एनालिसिस किया होगा तो युगांडा निकल के आता है। और जब आप यहां पर मैप में देखेंगे दोस्तों, तो युगांडा आपके इक्वेटर पर लोकेटेड है। हमने यहां पर आंसर युगांडा क्यों किया? क्योंकि युगांडा इक्वेटर पर लोकेटेड है, यानी कि जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है ना वो इक्वेटर और पोल का ही है। मतलब यहां लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है, यहां लेना देना यह है कि कौन सी लोकेशन इक्वेटर पर है और कौन सी इक्वेटर से दूर। तो जो इक्वेटर के क्लोज होगी उसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे हाई होगी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब यही स्टेटमेंट हमें यहां पर कह रहा है कि लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम ऑफ द पोल। तो ये भी आंसर दोस्तों सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, राइट आंसर होगा बोथ 1 और 2। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर आपने पीवाईक्यू से तो दिखाया, पर ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी मुझे एनसीईआरटी से तो दिखा दीजिए। सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको ये बात पहले ही कह चुका हूं कि सिलेबस का मतलब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होती है। और ये चीज आपको सीडीएस 1/2024 से समझ लेना है। देखो कई सारी चीजें ना मैं आपको एनसीईआरटी से यहां नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि चीजें पूछी ही नहीं है, और पूछी भी हैं तो डायरेक्टली नहीं पूछी है, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर, कि अगर आपने एनसीईआरटी से बहुत समझदारी से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो शायद आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो काफी सारी चीजें आपको पीवाईक्यू से ही खोज कर निकालनी होंगी दोस्तों। तो यहां पर जो इसकी डेफिनेशन है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी की, कहीं पर भी मेंशन नहीं है दोस्तों। बट आपके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, यहां पर आप देख रहे हैं
पीवाईक्यू में आपको अगर ये सारी चीजों की क्लियरिटी है तो डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आप यहां पर दो क्वेश्चन में अलग अलग जगह देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है दोस्तों, और वहां से हमारे आगे आने वाले पैटर्न को प्रिडिक्ट करना है या फिर कह लीजिए तैयार करके रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यार अब आप डिफिकल्ट कैटेगरी में भी मान सकते हो और आसान कैटेगरी में भी मान सकते हो। आसान मतलब बहुत आसान तो नहीं है, बट डूएबल कैटेगरी में मान सकते हो। ठीक है, चलिए ये आपको मैंने समझा दिया यहां पर, इसके पूरा पीछे जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोबल डिमिंग। अब देखो यार फिर से वही बात होगी कि सर एनसीईआरटी में दिखाइए ग्लोबल डिमिंग कहां है, हमने तो पढ़ा नहीं। यार मैं फिर वही कहूंगा कि भाई अपने सीडीएस 1 2024 से ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, यूपीएससी अब धीरे धीरे सीएससी पैटर्न पर जा रही है। सीएससी पैटर्न यानी कि सीएससी के क्वेश्चनों को डायरेक्ट सोर्स से एनसीईआरटी से दिखाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती हैं। आप उसका कोर तो दिखा देंगे कि यार ये रहा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है, पर बिल्कुल यहां से क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा नहीं है। तो यही चीज आपके यहां पर हो रही है, आपके क्वेश्चंस में हो रही है। तो जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो दोस्तों, तो अब आपको ना उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रेडी करना है। धीरे धीरे ना देखो एनसीईआरटी जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी ये गलती से मत कर देना कि अभी जाकर आप कुछ और सोर्सेस और कुछ और जो है नोट्स वगैरह के चक्करों में पड़ जाएं। नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं करना। कोर आपका एनसीईआरटी ही है, बस पूछने का तरीका यूपीएससी ने हल्का सा बदला है। वो क्या बदला है? उसने कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस कर दिया है, फैक्ट पर कम फोकस कर दिया है। और फैक्ट यानी कि एनसीईआरटी की जो पहले लाइन बाय लाइन चीजें पूछी जा रही थी, और पीवाईक्यू का रोल बढ़ा दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब आपको और भी ज्यादा थॉरोली पढ़ना है। आप तो पहले से ही पीवाईक्यूज पर ध्यान नहीं दे रहे थे, ये आपको भी पता है, पर अब तो पीवाईक्यूज को इन्होंने और भी ज्यादा थॉरोली ध्यान देना शुरू कर दिया है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए ना पीवाईक्यू का, सर ये ग्लोबल डिमिंग जो है क्वेश्चन आपका सीडीएस 1 2024 में पूछा है, और इससे पहले सीडीएस 1 2013 में ग्लोबल डिमिंग नाम से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सोचो 10 साल पहले तक के पीवाईक्यू कभी कभी आपको देखने पड़ सकते हैं। तो सर ये तो मान के चलिए कि आपको लगभग 10 से 15 साल के पीवाईक्यू 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज देखने हैं। और देखो अगर आप परेशान हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कहां से पढ़ें, तो पहली चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सेग्रीगेशन कि भाई साइंस का कौन सा है, ज्योग्राफी का कौन सा है, पॉलिटी का कौन सा है, हिस्ट्री का कौन सा है। हमारी एप्लीकेशन अचीव सीएपीएफ, आप जाएं प्ले स्टोर पर, अचीव सीएपीएफ सर्च करेंगे, आपको अचीव सीएपीएफ के नाम की एप्लीकेशन मिलेगी, उसे डाउनलोड करें। वहां पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा फोल्डर है जिसमें आपको सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, यूपीएससी के हर एग्जाम के सेग्रीगेटेड वे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से सारे पीवाईक्यूज को गो थ्रू करना शुरू कर सकते हैं अभी अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, तो ग्लोबल डिमिंग की मैं बात कर रहा था दोस्तों, यहां पर मैंने आपको पीवाईक्यू का थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिया जो कि जरूरी था। अब जैसे जैसे देखो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है ना दोस्तों, ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, तो ग्लोबल डिमिंग की बात हो रही है दोस्तों। यहां पर देखो एक तरीका तो यही है कि आपने अगर पीवाईक्यू को ध्यान दिया है तो आप इसको कर बैठेंगे, आपने कर लिया होगा। दूसरा कॉमन सेंस, देखो सीएससी के स्टूडेंट ना क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन उनको ना आते हुए भी वो अटेम्प्ट सही करके कैसे आते हैं मालूम? क्योंकि उनका कॉमन सेंस इतना अच्छा हो चुका होता है ना, इतना उन्होंने कॉमन सेंस पे काम किया होता है, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लीजिए, इतने मॉक्स कह लीजिए, इतने टेस्ट सीरीज कह लीजिए लगा ली होती हैं कि उनका कॉमन सेंस भी इतना अच्छे से वर्क कर रहा होता है कि उन्होंने कोई चीज नहीं भी पढ़ी है ना तो भी वो ठीक करके आते हैं। और सर सीएससी के सारे टॉपर्स के साथ यही होता है। आप देखेंगे इस बार भी ऐसे कितने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो ऑलरेडी सर्विंग थे। क्या उनके पास कभी टाइम मिला होगा? बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का इतना समय तो नहीं मिल पाया होगा, पर उनके दिमाग में एक कॉमन सेंस हमेशा से जनरेट हो रखी है, तभी वो उस जॉब को क्रैक कर पाए हैं। ठीक है, तो वो कॉमन सेंस आपको रेडी करना है। ग्लोबल डिमिंग टर्म से ही समझने की कोशिश करिए। ग्लोबल डिमिंग मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिम होने की बात हो रही है। अब ग्लोबल डिमिंग मतलब देखो टेम्परेचर के आसपास की बातें, यहां पर सनलाइट के आसपास की बातें यहां पर थोड़ा थोड़ा आप यहां पर रिलेट कर पाएंगे। पहला तरीका तो वही पीवाईक्यू है। दूसरा तरीका मैं आपको एक रिलेशन एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकेस आप यहां पर थोड़ा बहुत भी तुक्का, अनुमान या फिर गेस वर्क कर पाए तो कैसे कर पाएंगे। तो डिमिंग की बात हो रही है तो मतलब कोई टेम्परेचर राइज तो हो नहीं रहा होगा, ना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज हो रहा होगा, तो यार इन्हें तो वैसे ही एलिमिनेट कर लो।
जो भी हो रहा होगा वो डिम हो रहा होगा, यानी कि फॉल कर रहा होगा। तो या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा। अब ग्लोबल डिमिंग की बात हो रही है, तो सर ग्लोबल डिमिंग में प्रेशर का डिम होना इतना ज्यादा सेंस नहीं देता है, पर टेम्परेचर का डिम होना या फिर कम हो जाना एक सेंस यहां पर हमें लग सकता है कि हम डी ऑप्शन यहां पर जो है मार्क कर सकते हैं। सर ये तो एक तरीका हुआ, मतलब मेरा तुक्का वाला, ठीक है, हमने इस तरीके से तुक्का या फिर कॉमन सेंस से कह लीजिए डी ऑप्शन करेक्ट किया। एक ये तरीका हो सकता है कि मैंने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा होता, तो यहां पर जो सी ऑप्शन है, ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट इरेडियंस एट द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो यहां पर वही टेम्परेचर की बात हो रही है। तो यहां पर देखिए मैंने डेफिनेशन भी मेंशन की है कि ग्लोबल डिमिंग इज अ फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीच द अर्थ सरफेस डिक्रीजेस, ठीक है। तो जो अर्थ सरफेस पे आपकी अमाउंट ऑफ सनलाइट है वो जब आते हुए घट जाती है, तो वो आपका ऐसा फिनोमिना जो है ना ग्लोबल डिमिंग कहलाता है। आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से, अगर दिल्ली में जैसे आप लोग रहे होंगे तो नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसा ही पूरा माहौल हो जाता है दोस्तों, कि बहुत ज्यादा लाइट ऐसी डिम हो जाती है आपके सुबह पूरे दिन टाइम पीरियड में। उसके पीछे का कारण होता है दोस्तों एयर पॉल्यूशन। तो ऐसा कुछ आपने नोटिस किया होगा, इसे ही दोस्तों हम ग्लोबल डिमिंग कहते हैं, और इसका आंसर जो है डी है। देखो कॉमन सेंस से भी बता दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बता दिया है। अगर आप अभी ये कहेंगे कि सर कॉमन सेंस हमारा एग्जाम में नहीं लग पाता है, जब पेपर खत्म होता है उसके बाद तो हम कॉमन सेंस सब कोई लगा लेता है, तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखो मुझे खाली वक्त मिला तो मैंने कॉमन सेंस लगाया, पर देखो अगर आप आज कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो, अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हो, तो इस पर प्रैक्टिस करो दोस्तों, क्योंकि यही तरीका है अब धीरे धीरे जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगा। क्योंकि आपने यार देख लिया चीजें अब एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछी नहीं जा रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से एनसीईआरटी को इग्नोर करने वाले हैं, हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे पर साथ साथ और भी चीजों पर काम करेंगे, ताकि यार ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमारा सिलेक्शन रुके ना, ठीक है। सारी स्ट्रेटेजीज पे मैं आराम से आगे भी बात करूंगा, पर जैसे बीच बीच में मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं इन पर गौर करिएगा दोस्तों, ठीक है, मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि लेवल अब वो रहा नहीं है कि आप चीजें बस डायरेक्टली रट के चले गए और आपका एग्जाम क्रैक हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका हमारी सीरीज का। अब देखो अरेबियन पेनिनसुला है यार, ये वाला क्वेश्चन ऐसे तो आपका ना तो कोई एनसीईआरटी में है, न्यूज में हो सकता है कि कहीं पर ये कोई न्यूज रही होगी, पर इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने कभी मैपिंग पर काम किया है और आपको पता है कि यार ये अरेबियन पेनिनसुला और इसके आसपास का जो एरिया है, सिनाई पेनिनसुला, इजराइल, जॉर्डन, ठीक है, सीरिया, टर्की, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना वेस्टर्न एशिया वाला, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो इसीलिए आपने शायद कभी तो इस चीज को देखा हो कि अरेबियन पेनिनसुला में आपको कुवैत नजर आएगा, आपको ओमान नजर आएगा, आपको यमन नजर आएगा, पर आपको जॉर्डन नहीं नजर आएगा। जॉर्डन दोस्तों इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। यहां पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो इधर सऊदी अरेबिया, इधर इराक, एंड देन यहां पर इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, ये वाली लोकेशन यहां पर अलग हो जाती है, जो कि अरेबियन पेनिनसुला से हटकर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपने ठीक किया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसे नहीं माना जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टिनेंट ऑफ द एंटार्क्टिका इज आर करेक्ट। अब दो स्टेटमेंट है, एंटार्क्टिका के बारे में पूछा है, दोनों स्टेटमेंट आसान नहीं थे। पूछने का कारण क्या है मैं दोनों चीजों पर आपको बताऊंगा। देखो पहला कह रहा है कि इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट। दूसरा कह रहा है माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब देखो जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये रिपीटेड है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यूपीएससी सीएससी 1995 का क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड। सर यही स्टेटमेंट आपका, वैसे तो इसका राइट आंसर अंटार्कटिका हो गया। अब इन्होंने यहां पर अंटार्कटिका को देकर स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन को मतलब कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखो पीवाईक्यूज का ना ऐसे ही खेल खेला जाता है आपके साथ कि पहले आपको उससे एक क्वेश्चन बना दिया, अब उसको उल्टा करके फिर से स्टेटमेंट नीचे दे दिए और पूछ लिया कि लोकेशन बताइए, या फिर ओनली वन ओनली टू, जिस तरीके से पूछा है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि ये आपका पीवाईक्यूज पर बेस्ड है, ठीक है। दूसरा, माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये बिल्कुल सही है। यहां से आपको एक होमवर्क मान लीजिए या फिर लर्निंग कह लीजिए
कि भाई सारे कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है वो आपको पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये माउंट विंसन पर इन्होंने क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी दिसंबर 17 2023 में एक न्यूज आई थी जहां पर मेंशन है कि केरला शेख हसन खान नाउ स्केल्स माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। तो कहीं ना कहीं ये माउंट विंसन यानी कि जो अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है ये न्यूज में थी, इस वजह से इस पर क्वेश्चन आया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी नहीं है, काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। चलिए स्टेटमेंट 2 तक तो बात ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो कि आपका 1995 के पीवाईक्यू से पूछा गया है, बट अब देखिए कर तो हम कुछ नहीं सकते। तो यहां पर एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों। कभी भी आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी भी गेस मार्किंग करनी हो, आपको तुक्का लगाना हो, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ज्यादातर हमारे आंसर्स बोथ वाले स्टेटमेंट क्वेश्चन में आंसर सी होता है, बोथ 1 और 2। मतलब देखिए ये एक कोई भी ऐसा प्रूव्ड तरीका नहीं है, बट आप ज्यादातर अगर इस स्टडी को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, ओनली 1 ओनली 2 बोथ नाइदर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप एक चीज देखेंगे दोस्तों जहां पर यहाँ पर आंसर ना हमेशा बोथ 1 और 2 होता है। तो ये एक तरीका है, ये एक ट्रिक है जो आपको कहीं अपनी डायरी में मेंशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ सकते हैं, मार्क्स आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको आगे भी मैं देता रहूंगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका हमारा सोर्स से हुआ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि यार इसे अटेम्प्ट कर पाना आसान नहीं है, इसीलिए हमें ऐसी जगह तुक्के लगाने होंगे, इसीलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम तुक्का लगा भी रहे हैं तो उसके पीछे की कोई स्टडी है या बस यूं ही हमने उठाया मुंह, उठाया पेन और लगा दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट इन इंडिया। सर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपने जब भी इंडियन ज्योग्राफी या फिर साउथ इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ा होगा तो आपने नीलगिरी जो कि 3 स्टेट में फैला हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में स्टडी करी होगी। हालांकि इसके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट जरूर देखने को मिलता है जहां पर लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है, नीलगिरी के बारे में बात की है और यहां पर तीनों स्टेट यहां पर मेंशन भी किए हैं। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि यार इतनी छोटी छोटी जगह पर भी आपका कभी ध्यान गया हो, पहली चीज तो जाना चाहिए, पर दूसरी चीज ये भी ध्यान रखो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो इतना ऐसा नहीं है कि ये आपने कभी सुना ही ना हो। कई जगह कई क्वेश्चन में, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, स्टेट पीसीएस में, छोटे मोटे एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपने सुना होगा, तो इसे आप बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना समझें, ठीक है। तो ये आपका नीलगिरी पर बेस्ड क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, पर इसको आसान कैसे बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी शायद ये कह सकते हैं कि सर एग्जाम सिचुएशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और घर बैठ के करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आई टोटली एग्री दोस्तों, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूं, पर आप सोचो कि बट अगर हम लोग इसी तरीके के एक्सक्यूजेस देते रहेंगे तो क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को कभी फ्यूचर में अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। तो वो सारी बात आपकी ठीक है दोस्तों, पर अब आपको ये सोचना है कि यार कैसे एग्जाम सिचुएशन में भी मुझे ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को कल अटेम्प्ट करके आना है। तो वही बात है कि देखो ये ऐसे क्वेश्चन अभी जैसे घर बैठी सिचुएशन में हम लोग तो चाहे कर पा रहे हैं, बट हम एग्जाम सिचुएशन में भी करके आ पाए इसके लिए आपको ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि लोग करते हैं। आप देखेंगे इतने डिफिकल्ट पेपर होने के बाद भी बच्चे सिलेक्शन लेंगे, आप क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कोई कमी रही होगी, कहीं ना कहीं आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस नहीं किया होगा जहां पर हमें थोड़ा कॉमन सेंस पर, जहां पर अगर बात एनसीईआरटी से नहीं बन रही है तो पीवाईक्यू से नहीं बन रही है तो कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के देखो, चाहे कैसे भी शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, ये बात ध्यान रखिए। आप रो नहीं सकते किसी के आगे आकर कि भाई आपने पेपर डिफिकल्ट बना दिया, आपने ये कर दिया, कोई नहीं सुनने वाला। यूपीएससी कभी नहीं सुनेगी। यूपीएससी कहेगी कि अगर आप कैपेबल हो तो सिलेक्शन लो, नहीं हो तो घर जाकर बैठ जाओ या दूसरा एग्जाम की तैयारी करो। तो बस ये सोचना है, रोना नहीं है, ना ही किसी को जाकर कहना है कि पेपर ऐसा आया वैसा आया। घर बैठो, शांति से बैठो, चुपचाप से बैठो,
एनालाइज करो, जानो कि यार कहां पर मैं और ज्यादा मेहनत करके ऐसे एग्जाम में भी अपना सिलेक्शन ले सकता हूं। मदद की जरूरत है, आप किसी मेंटोर से, किसी दोस्त से, किसी भाई से मदद ले सकते हो। मैं आपके साथ हमेशा हूं, ठीक है, बट हार नहीं माननी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये पहला स्टेटमेंट, अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। सर यहां पर जब इन्होंने कहा ना मोस्ट कॉमन पैटर्न, आप नोटिस करेंगे मोस्ट कॉमन पैटर्न में ना आपका डेंड्रियाटिक आता है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा, इट अकर्स, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इट अकर्स इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप। यूनिफॉर्म रॉक, ये भी इसका कीवर्ड है डेंड्राइटिक का, ये भी दूसरा कीवर्ड जो है यूनिफॉर्म रॉक डेंड्राइटिक पैटर्न का कीवर्ड है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, अ मैप और एरियल फोटोग्राफ शोज अ पैटर्न लाइक वेन्स ऑन लीफ। वेन्स ऑफ ऑन लीफ का मतलब आपका जो डेंड्रियाटिक स्ट्रक्चर है, डेंड्रियाटिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसी तरीके से रिजेंबल करता है। तो ये भी यहां पर एक कीवर्ड हुआ आपका। तो ये 3 कीवर्ड से ना आप यहां पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। पहला तरीका तो ये हुआ, पहला तरीका आपने समझ लिया। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए, एक तो ये ड्रेनेज पैटर्न यहां पर दिखा रखा है, डेंड्रियाटिक का रेक्टेंगल पैटर्न है आपका, देन रेडियल है और आपका ट्रेलिस है। अब यहां पर भी आप अगर नोटिस करेंगे, मेंशन कर रखा है इन्होंने, डेंड्रियाटिक पैटर्न डेवलप्स ऑन रेगुलर यूनिफॉर्म बेड रॉक, ठीक है। तो यूनिफॉर्म जो यहां पर मेंशन किया है ना यूनिफॉर्म रॉक, तो यहां पर डेंड्रियाटिक होता है। उसके बाद जो बात हो रही है वेन्स ऑफ लीव्स, तो आप अगर देखेंगे ये एक फोटो है लीव्स के वेन्स का, बहुत जूम करके मैंने दिखाया है, ठीक है। तो यहां पर किस तरीके से बिल्कुल डेंड्रियाटिक पैटर्न पे कुछ ऐसा ही पैटर्न होता है ना आपका डेंड्रियाटिक का, और ये छोटी छोटी स्टीम्स है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, और यहां पर देखिए ये बिल्कुल डेंड्रियाटिक पैटर्न पर बेस्ड होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ए होगा। ये हो गया एक आपका समझदारी वाला तरीका। एक होता है शॉर्टकट कॉमन सेंस वाला तरीका। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखो सारी चीज ना प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पीवाईक्यूज को अगर प्रैक्टिस किया है, अपना कॉमन सेंस बहुत अच्छे से तैयार किया है, तो सर आपको एक चीज समझ में आएगी कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना ड्रेनेज पैटर्न पे, तो 80% प्रोबेबिलिटी होगी कि वहां जो क्वेश्चन होगा वो डेंड्रियाटिक पर पूछा होगा। देखो कई बार ना आपके ऑप्शन से भी आंसर निकल आते हैं। जैसे हिस्ट्री में अगर आपके ऑप्शन में विजयनगर दिया हुआ है, तो यानी कि उसका जो आंसर होगा ना वो विजयनगर होगा। मतलब अभी आप मुझे कह सकते हैं कि सर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, पर यार 90% केसेस में ना यही होगा कि आपका जो आंसर होगा ना विजयनगर होगा। अगर आपके ऑप्शन में मेडिटेरेनियन कहीं देखने को मिले, अगर आपके आंसर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं देखने को मिले, अगर आपके ऑप्शन में कहीं डेंड्रियाटिक देखने को मिले, मतलब ये टाइप्स हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऑप्शन से भी ये बता सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन जरूर इसी टॉपिक पर पूछा गया होगा। देखो भाई ये सब ना मैं हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूं, ये करने जरूरी हैं, क्योंकि अब जो लेवल आप देख रहे हो ना, ये भाई ये वो टाइम आ गया है जहां पर जो घी है ना सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। अब आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, यानी कि अब आपको तिगड़म लगाने होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यार आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और मजाक में नहीं ले रहे होंगे। ये तरीका समझ लो, जान लो, क्योंकि अब जब तक आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करोगे ना भाई, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ हमेशा जुड़ा है, मेरे साथ मेरे वीडियो एनालिसिस में या फिर मेरे सेशन में जब भी डिस्कशन में आया, मैंने हमेशा कहा है कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो और कॉमन सेंस को तैयार करो। जरूरी नहीं है कि चीजें हमेशा एनसीईआरटी से आए, और वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो राइट आंसर डेंड्रियाटिक, मैंने सीधा तरीका भी बता दिया और टेढ़ा तरीका भी बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज BW स्टैंड फॉर एज पर द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। काफी सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा सरदर्दी वाला काम तो है नहीं। डेजर्ट क्लाइमेट है, डायरेक्ट आपकी बुक में। बी ड्राई क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, BW से, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आपका पेज नंबर 100 क्लास 11 चैप्टर 12 से पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो ये भी आपका कूपन क्लासिफिकेशन से है। आइस कैप क्लाइमेट की बात कर रहा है, कह रहा है कि इन द कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द आइस कैप क्लाइमेट सिग्निफाइड बाय द लेटर EF। सर ये बिल्कुल सही है, मैं आपको दिखाता हूं आपके पेज नंबर 100 पर, वही सेम चैप्टर जो अभी पीछे हमने देखा, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। यहां पर आपको पोलर क्लाइमेट जो कि E से डिफाइन करता है, उसका सब क्लाइमेट आइस कैप क्लाइमेट EF से डिनोट करा गया है, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना EF वाला, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पहला याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि इट इज द अर्थ्स मोस्ट सीवियर क्लाइमेट वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर सर मैं इसके बाद ना इसका स्टेटमेंट देखता हूं यहां पर
इवन इन द समर द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। आइस कैप क्लाइमेट का समर में भी जो टेम्परेचर है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जाता है। सोचिए कि भाई विंटर में तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही नीचे रहेगा, समर में भी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रह रहा है, यानी कि हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस को वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड स्टेटमेंट में बहुत सारे लोगों को पीर पंजल को लेकर कंफ्यूजन है। यहां पर कह रहा है कि द क्लाइमेट इज फाउंड इन द पीर पंजल एंड द ग्रेट हिमालय। सर बेशक पीर पंजल में आपका पोलर क्लाइमेट के अलावा भी क्लाइमेट पाया जाता होगा, पर यहां पर यह बात बिल्कुल नहीं कह रहा है कि भाई वो पाया जा रहा है या फिर ये पाया नहीं जा रहा है। उन्होंने सिंपल एक स्टेटमेंट कहा है कि मुझे ये बता दो कि क्या आइस कैप क्लाइमेट पीर पंजल में भी मिलता है या नहीं मिलता है। तो सर बिल्कुल मिलता है। यहां पर ऐसे ओनली एक्सेप्ट वाले ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल हुए हैं कि हमसे ये कह रहा है कि पूरे पीर पंजल में, कंप्लीट पीर पंजल में नहीं। उन्होंने कहा है कि पीर पंजल में मिलता है, हाँ बिल्कुल मिलता है। तो इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा। राइट आंसर आपका डी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोर्स मैंने दिखा दिया, तरीका मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसुलेशन इज करेक्ट। अब देखो इंसुलेशन के 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। पहला कह रहा है कि इंसुलेशन इज प्रीडोमिनेंटली शॉर्ट वेव रेडिएशन विद वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 0.39 माइक्रोमीटर टू 0.76 माइक्रोमीटर। सर क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन वो सिर्फ यहीं पर है, यहां पर क्वेश्चन है। उसके बाद तो बस आपको डराया गया है ये जो वेवलेंथ बोलकर। और ये वेवलेंथ को भी जिस बच्चे ने PYQs को ध्यान दिया है और उसने क्वेश्चंस किए हैं तो उसको याद होगा आपकी वेवलेंथ को लेकर भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जहां पर यही सेम वेवलेंथ 0.39 टू 0.76 वेवलेंथ का ऑप्शन भी वहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में भी मैं दिखा देता हूं। इंसुलेशन, यहां पर देखो सोलर रेडिएशन का स्टेटमेंट देखिए। द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ, और इसी एनर्जी को हम लोग इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं। ये आपका पहला स्टेटमेंट यहां पर जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए कि इंसुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ्स कर्व सरफेस। यार ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि इंसुलेशन पूरे अर्थ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, ये कॉमन सेंस से भी आपका समझ में आता है। नहीं कॉमन सेंस लगता तो यहां पर ये बॉक्स पढ़ के देखिए। ये जितने भी बॉक्स ऐसे, ये तो चलिए मैंने खुद बॉक्स क्रिएट किया है, पर जहां पर भी आपकी ज्योग्राफी में कुछ ऐसे फैक्टर जो किसी चीज को किसी चीज पर डिपेंड करने पर शो कर रहे हैं कि भाई इंसुलेशन कम ज्यादा होगा तो वो कई सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा होगा, तो ऐसे फैक्टर ना आपके 5-6 एरियाज में गिवन है अलग अलग जगह इस पूरे चैप्टर में, तो वो आपको तैयार कर लेने हैं, वो बहुत काम के हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जैसे बताया गया है कि आपका जो इंसुलेशन है वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ हुआ, एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन हुआ, लेंथ ऑफ द डे हुआ, ट्रांसपेरेंसी हो गया। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपका जो इंसुलेशन है वो तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ ही नहीं ना, वो तो वेरी कर रहा है अलग अलग जगह पर। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये वाला जो चीज है ये आपका वेवलेंथ इन दी रेंज ऑफ, ये बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, इसके लिए परेशान मत होना। तो आंसर आपका ए ओनली हो गया, 2 आपका यहां पर गलत हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है। अब बैरियर आइलैंड के बारे में क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बैरियर आइलैंड के बारे में। दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स दैट फॉर्म्स ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट। इस पर मैं बाद में आऊंगा, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बैरियर आइलैंड का मतलब समझ लीजिए, देखिए ये आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है, जेसीलियोंग में है पर वहां से भी बात नहीं बन रही है, इसलिए मुझे ये एक स्टेटमेंट यहां से उठाना पड़ा कि व्हाट इज बैरियर लैंड। अब बैरियर आइलैंड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डिपॉजिट ऑफ सैंड दैट फॉर्म्स पैरेलल टू द कोस्ट। ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डिपॉजिट है, आप ये देख रहे होंगे, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डिपॉजिट है, ये लगातार चेंज होता है। पानी के बहाव से आने वाले नए जो है मिट्टी जो भी आएगी वो यहाँ पर जमा होगी या फिर हटेगी, तो ये चेंज होता रहेगा। और ये बिल्कुल पैरेलल बेसिस पर है आपके कोस्ट के। ठीक है, ये रहा आपका कोस्ट और ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो इसी को बैरियर आइलैंड कहते हैं। और बीच में जो आप ये देख रहे हो ना, इसे लगून कहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि लगून और शैलोअर मार्शेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड। ये बिल्कुल सही है, आप अगर यहां नोटिस करेंगे ये चीज ना, ये लगून है या फिर मार्शेस कह लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि सच लोकेशन आर हैजार्डियस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर इजीली स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म एंड हरिकेन्स। यार सिंपल सी बात है, ऐसी जगह पर कौन सेटलमेंट करना चाहेगा, क्योंकि ये कभी भी कोई हरिकेन आ गया, कोई स्टॉर्म आ गया तो ये पूरा ले डूबेगा।
तो ऑब्वियसली यहां पर सेटलमेंट तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन हमारा थर्ड भी सही है, सेकंड भी सही है। अब फर्स्ट को लेकर ना यार मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वो क्या है, यहां पर कह रहा है कि दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड दैट फॉर्म्स ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट। यहां पर जो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया ना, फार फ्रॉम द कोस्ट, मुझे इस चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये जो आप देख रहे हो यहां पर कॉन्स्टेंटली जो डिपॉजिट है सेंस का, वो इतना भी दूर नहीं है। मतलब कि यहां पर इन्होंने अलग से मेंशन टर्म किया है कि फार फ्रॉम द कोस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल ही पैरेलली बेसिस पर चल रहा है। आपकी डेफिनेशन में भी ये मेंशन है कि पैरेलल टू द कोस्ट। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि ऑप्शन जो 1 है वहां पर हो सकता है कि यूपीएससी इसे जो है आंसर में इंक्लूड करे या ना करे, पर अभी के लिए मैं इसे सी मान के चलूंगा। बट चांसेस दोस्तों पूरे हैं कि आंसर यूपीएससी 1, 2, 3 भी लेकर चल सकती है, क्योंकि ऐसी चीजें हमने हिस्ट्री में हमने पहले भी देखी हैं कि हम कुछ मान के चल रहे थे और यूपीएससी ने आंसर कुछ और दे दिया। तो यहां पर ना कंफ्यूजन तब तक बना रहेगा जब तक एक एग्जैक्ट सोर्स, कोई अगर एग्जैक्ट सोर्स यहां पर हाई स्टैंडर्ड की बुक्स में अगर मुझे देखने को मिलता है तो मैं क्लियर कर दूंगा, पर तब तक के लिए आप जो है इसका आंसर सी मान के चलिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट में, इसलिए मुझे कंफ्यूजन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस। अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है पूरी तरीके से, एक हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और ये जो आपको क्लियरली मेंशन किया है क्लास 11th के चैप्टर 11 पेज 94 में, आप यहां पर अगर ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को भी यहां डिफाइन किया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी डिफाइन किया है और इनके कोरिलेशन को भी डिफाइन किया है। और साथ में बताया भी है कि विद द चेंज ऑफ द एयर टेम्परेचर द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर इंक्रीज और डिक्रीज एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो इफेक्ट। यानी कि टेम्परेचर भी कारण है और यहां पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कारण है, दोनों ही रीजन है। आंसर आपका सी होगा आपकी एनसीईआरटी से। डायरेक्ट आपको ऐसा स्टेटमेंट कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि बिल्कुल कह दिया हो यही लाइन, पर अगर आपने पढ़ा है और लॉजिक लगाया है तो आप इसको सही करके आएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, कह रहा है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज की जो लिस्ट है उसे कौन पब्लिश करता है। सर आंसर होगा IUCN। आपको आपकी एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा क्लास 11th में पेज 133 पर। ये दो प्यारे प्यारे छोटे से पैंडा बैठे हुए हैं और ऊपर मेंशन है कि द IUCN पब्लिशेस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज। और साथ ही में आपके एनडीए 2022 में IUCN हैज रिसेंटली कैटेगराइज्ड द रेड सैंडर वुड इनटू इंडेंजर्ड कैटेगरी। मतलब यहां पर बस ये समझना है आपको कि भाई IUCN ही ये सारी कैटेगरी, रेड लिस्ट, रेड बुक का काम जो है करता है अपने अंडर में रख के। ठीक है, अच्छा यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इस बार जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं वो कहीं ना कहीं ज्यादातर एनडीए के हैं। आप नोटिस कर रहे हैं मैंने जितने भी पीवाईक्यू का फोकस किया है, एनडीए पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन ये लोग रिपीट कर रहे हैं। तो यहां से ना एक लर्निंग और ले लीजिए कि आपको लगता है कि यार आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीडीएस के पीवाईक्यू लगा के चले जाएंगे, आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीएपीएफ के लगा के चले जाएंगे। बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर। खुद सोच के देखिए कि यार जिस एग्जाम की प्रिपरेशन में कर रहा हूं मैं उसके पीवाईक्यू लगाऊंगा तो भाई आप भी कल अगर एग्जामिनर हो ना तो आप भी इतनी बेवकूफ़ी तो कभी नहीं करोगे कि यार ऑलरेडी मैं पिछले 2, 4, 10 साल में अगर उसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका हूं तो मैं दोबारा क्यों पूछूंगा। हाँ, मैं उसके पैरेलल बेसिस पर कोई एग्जाम है, लाइक मैंने एनडीए पकड़ लिया, सीएपीएफ पकड़ लिया, सीआईएसएफ पकड़ लिया, तो वहां से मैं क्वेश्चन उठाकर यहां पर लेकर आऊंगा ना। तो याद रखो आपने अपने एग्जाम के पीवाईक्यू कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लोग तो उतना भी नहीं करते, पर आपको उसके साथ साथ यूपीएससी के कंडक्ट कराए गए दूसरे एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस को लेकर चलना होगा। उसमें आपका एनडीए आ जाता है, उसमें आपका सीआईएसएफ आ जाता है, उसमें आपका सीएपीएफ आ जाता है, उसमें आपका सीजीएस आ जाता है, उसमें आपका सीबीआई का भी एक पेपर हुआ है वो आ जाता है, सीएसई आ जाता है। सर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए अगर आप करना चाहें, और इतना कुछ करने के बाद भी सिलेक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ना हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी ये कह रहे होंगे कि सर मैंने एनसीईआरटी भी करी, क्वेश्चन भी करे, मेरा तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। कारण समझिए, आपने चीज़ों को पढ़ा नहीं, ना ही समझा, आपने सिर्फ और सिर्फ रटा। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा कि भाई पीवाईक्यू कर लो, आपने पीवाईक्यू को रटना शुरू कर दिया, ना कि उसे समझना शुरू किया। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हो रही है, क्योंकि सिलेक्शन बच्चे इस कट ऑफ में भी, इतने डिफिकल्ट पेपर में भी लेकर जाएंगे। समझने की कोशिश करना, बता रहा हूं मैं, आज नहीं तो कल ये पछतावा होगा। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी सिलेक्शन लेकर निकल जाओगे।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर मेंडर इज आर करेक्ट। अब देखो यार, ये मेंडरिंग वाला क्वेश्चन है, दिखाने के लिए इधर उधर से एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट तरोड़ मरोड़ के मैं दिखा देता, बट बात उससे नहीं बनेगी। आंसर, पहली चीज, ये यू शेप्ड पर एक कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि जो आपकी मेंडरिंग है वो कुछ एस शेप्ड की होती है, तो वन स्टेटमेंट तो यहां पर इसलिए गलत हो जाता है, और आंसर आपका एलिमिनेशन के बाद 2 और 3 होगा। और मैं सीधे कहूं आपको भाई, इसके बारे में डायरेक्ट एनसीईआरटी में सोर्सेस मेंशन ही नहीं है, तो इसे ना तो मैं बहुत ज़्यादा आसान और ना ही मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कहूँगा। अगर यूपीएससी इस यू शेप्ड को ध्यान में रखते हुए आंसर सी देती है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाता है 2 और 3। तो अगर आंसर 2 और 3 है तो इसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सीधा सीधा लग रहा है, ठीक है, पर डायरेक्ट सोर्स आपका नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी है, मैचिंग के लिए पूछ रहा है। अगर आपको रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पहले से आइडिया था तो आपके लिए एक आसान सवाल है, बट अगर किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आइडिया नहीं है तो सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में मोर देन 500 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पढ़ना, याद करना, सर मतलब बेवकूफ़ी कहूँगा मैं, बिल्कुल बेवकूफ़ी। और मैंने इस सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्ट्री निकालने की कोशिश की कि क्या कोई न्यूज़ में था या कोई इंपॉर्टेंट बात रही हो जिस कारण से पूछा हो। सर ऐसा कोई कंक्रीट कारण मुझे नहीं नजर आया, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी क्वेश्चन एक डिफिकल्ट कैटेगरी का था। अगर आपको इसका आंसर पता था, पहले आपने कहीं पढ़ा है, तो ये एक अच्छा आसान क्वेश्चन था, बट जिन्होंने नहीं किया वो बच्चे इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। उसके बाद गेटवे ऑफ द सिटी, सर ये भी कोई क्वेश्चन यहां पर आपके किसी सोर्स में नहीं देखने को मिलेगा, हालांकि आंसर इसका डी ऑप्शन 1 और 2 3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब ये इस ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन 19 है, हालांकि इसे आप एनवायरमेंट में भी काउंट कर सकते हैं। देखो, ज्योग्राफी में आपके कुछ क्वेश्चन ना 1 से 2 क्वेश्चन एनवायरमेंट के भी होते हैं, जिसे मैं आपको यहीं पर ही तैयार करा देता हूं, क्योंकि अलग से 1-2 क्वेश्चन को तैयार करना काम की बात नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे विच ग्रीन हाउस गैस इज द मैक्सिमम एवरेज रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। अब यहां पर ना एक कंफ्यूजन बना हुआ है सीएफसी और N2O को लेकर। कहीं सोर्सेस में आप देखेंगे N2O की जो ईयर है रेजिडेंस टाइम 114 ईयर है, और सीएफसी की 50 से लेकर 150 ईयर की एक रेंज है। अब ये डिपेंड करता है यूपीएससी पे कि यूपीएससी सीएफसी को लेकर चलती है N2O को, पर जो कंफ्यूजन है इन दोनों में बना हुआ है। तो ये हैं दोस्तों आपके सभी सोर्सेस। एंड के कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं जहां पर मैंने आपको सोर्सेस नहीं प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि यहां पर सोर्सेस इनके अवेलेबल थे भी नहीं, ठीक है। इधर उधर से कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं और आप उन चीजों को फॉलो ना कर पाओ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पूरा ज्योग्राफी का कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। सर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस एनालिसिस को, पहली चीज बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। आपके कहने पर, आपके कमेंट करने पर हम लोग जो है इस मेहनत को करने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं आपको प्लीज़ कहूँगा कि अपना जो कमेंट है, प्यारे प्यारे जो भी कमेंट है आपके इस वीडियो को लेकर आप हमें करें, बताएं, रिव्यू दें, कैसा लगा जो सेशन है, और आगे का जो सेशन है आप किस पर चाहते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में इंफॉर्मेशन दें। और अगर कोई भी मिस्टेक इस पूरे एनालिसिस में लगती है तो सबसे पहले तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लास्ट टाइम हमारा साइंस का पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। इस तरीके से अगर ज्योग्राफी में भी कोई मिस्टेक होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको जो है पिन सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप मुझे बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। तो यही है दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। बाकी नेक्स्ट एनालिसिस आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पेपर डिफिकल्ट है उससे डरिएगा मत। हर डिफिकल्ट चीज़ का एक तोड़ होता है, एक एंटीटोड होता है, ज़रूर हम इसका भी निकालेंगे। और धीरे धीरे देखिए ये एनालिसिस हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम इसका भी कुछ ना कुछ सोर्स लेकर चलें, कुछ ना कुछ निकालें, ऐसा कंक्लूजन यहां से लेकर चलें, ठीक है। तो बस ये एनालिसिस कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद हम लोग एक सेशन लेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि यार यहां पर हम लोग क्या चीज़ जो है आउटकम लेकर आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिए दोस्तों अपना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।